हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। आज आपको मिलेगा सिर्फ 40 ही क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, करा नीचे गए कथन पर विचार कीजिए। क्या करा है पहला कथन कि धर्म डिकोडिंग द एपेक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ पुस्तक अमित त्रिपाठी की है। दूसरा कथन कर रहा है कोविड-19 सभ्यता का संकट तथा समाधान पुस्तक मनीष सिसोदिया के द्वारा लिखा गया है। दोनों कथन में कौन सा कथन सही है ये आपको सुनना है। सत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है। तो देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है कि धर्म डिकोडिंग द एपेक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ अमित त्रिपाठी की पुस्तक है, ये बिल्कुल सही है। अमित त्रिपाठी की और भी पुस्तक है, सीक्रेट ऑफ नागा, सीक्रेट ऑफ नागा, शिवा ट्रायोलॉजी, शिवा ट्रायोलॉजी, ये दोनों भी किताबें किनकी है तो अमित त्रिपाठी की है। और धर्म डिकोडिंग द एपेक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, ये पुस्तक भी अमित त्रिपाठी की है। दूसरे नंबर स्टेटमेंट की बात करें, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये पुस्तक मनीष सिसोदिया का नहीं है। ये पुस्तक जो है वो है आपका कैलाश सत्यार्थी का। किनका है? कैलाश सत्यार्थी का है। कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के हैं और इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन। इन्हें 2014 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला के साथ शांति का नोबेल, कौन सा नोबेल? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखना है। कोविड-19 सभ्यता और संकट का समाधान किनका पुस्तक है तो कैलाश सत्यार्थी का है। मनीष सिसोदिया का पुस्तक एक लिखा गया है इनके द्वारा, वो लिखा गया बापू अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल ये किनकी पुस्तक है तो मनीष सिसोदिया की है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पहला कथन सही है जबकि दूसरा गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसके द्वारा रचना किया गया है। अमेजिंग अयोध्या नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है तो अमेजिंग अयोध्या जो पुस्तक है वो रीना राय के द्वारा लिखा गया है। बी नंबर विकल्प सही है इसका, है ना। रीना राय के द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी गई है। पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है कोविड, या फिर आप इसे कहिए कोरोना कविता काल। कविता काल ये पुस्तक लिखा गया किनके द्वारा तो पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। क्या लिखा गया? स्वच्छ भारत क्रांति। तो ध्यान रखना है, कोरोना कविता काल किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है कोरोना कविता काल तो पीएस श्रीधरन पिल्लई और गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है तो स्वस्थ भारत की क्रांति। और अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किनकी है तो रीना राय की। हमने आपको पिछले क्वेश्चन पे रिवीजन कराया है अमित त्रिपाठी की पुस्तक, अमित त्रिपाठी की एक पुस्तक रिवीजन, 2 पुस्तक रिवीजन कराया, सीक्रेट ऑफ नागा और एक शिवा ट्रायोलॉजी, है ना। और एक पुस्तक जो आपको कैलाश सत्यार्थी का था कोविड-19 का संकट सभ्यता का समाधान, ये पुस्तक भी था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है, यानी रामसर साइट जो है सर्वाधिक किस राज्य में, ये पूछा जा रहा है। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वो उत्तर प्रदेश में, किसमें? उत्तर प्रदेश राज्य में। रामसर साइट जो है वो एक सम्मेलन के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है। रामसर साइट को, रामसर साइट में आपको आर्द्र भूमि को संरक्षण दिया जाता है। किसे? आर्द्र भूमि को। वैसा भूमि जो दलदली हो, जल जमाव वाला भूमि हो और वहाँ पे पशु पक्षियों का एक निवास स्थल हो,
उसी को आर्द्र भूमि के रूप में संरक्षण प्रदान किया जाता है। रामसर एक ईरान का शहर है। कहाँ का है? ईरान का शहर है। यहाँ 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन होता है। उसमें आर्द्र भूमि को संरक्षण प्रदान करने की बातों पे विश्व के कई देशों के द्वारा सहमति दी जाती है। 1971 को इस सम्मेलन को 1975 से लागू कर दिया जाता है। 1975 से इसे लागू कर दिया जाता है और भारत 1982 में इसका सदस्य बनता है। भारत कब सदस्य बनता है? 1982 में सदस्य इसका बनता है। और इस प्रकार से कंटिन्यू हर वर्ष 1-2 वर्ष के बाद रामसर साइटों की घोषणा हर देश के लिए किया जाता है। रामसर साइट में अगर उत्तर प्रदेश भारत में सबसे पहला स्थान रखता है, उसी प्रकार विश्व में सबसे पहला स्थान रखता है ब्रिटेन। ब्रिटेन का सबसे ज्यादा क्षेत्र घोषित किया गया है रामसर साइट में। रामसर साइट के बारे में हमने आपको ये सारी चीजें बताई, कब इसका स्थापना हुआ, कब से शुरुआत किया जा रहा है। ये भारत में घोषित किए गए रामसर साइटों की टोटल संख्या जो है वो है 42। वर्तमान में कितने हैं? 42 रामसर साइट है। 42वां रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तसोकर झील है एक। कहाँ पे? ये लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में है। ये ध्यान रखिएगा, तसोकर झील कहाँ पे है? लद्दाख में है। 42वां रामसर साइट इसी को बनाया गया है। भारत का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? तो चिल्का झील और उसके बाद केवला देव को। ये भी याद रखिएगा कि भारत का पहला कौन सा था। तो ये हो गए रामसर साइट के बारे में कि कौन से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद ए नंबर ऑप्शन पे है महाराष्ट्र। ये भी एक आंसर है। ये क्या है आंसर? कि विश्व धरोहर सूची जो जारी किया जाता है उसमें सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल महाराष्ट्र से ही है। भारत में सबसे ज्यादा कौन से राज्य से विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल है? तो आंसर हो जाएगा क्या? महाराष्ट्र। यहाँ पे हमने रामसर साइट के बारे में पूछा था, तो आंसर हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत सरकार किस वर्ष तक निर्धारित किया है? तो देखिए $5 ट्रिलियन का लक्ष्य जो रखा गया है वो आपका 2025 तक रखा गया। कब तक? 2025 तक। इसमें और भी काफी सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था के तौर पर स्थापित करना, 100 नए एयरपोर्ट का निर्माण करना, ये आपका 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। फुट एंड माउथ रोग से मुक्त करना, टीबी रोग से मुक्त करना भारत को, ये सभी लक्ष्य जो रखे गए हैं वो आपका 2025 तक रखे गए हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना, 100 नए एयरपोर्ट, फूट एंड माउथ रोग, और ये आपका टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, इसे भी उन्मूलन करना 2025 तक की लक्ष्य रखा गया है। $5 ट्रिलियन वाला अर्थव्यवस्था बनाना भी 25 तक। तो ये 4 बातें आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए 2022 से क्या क्या बातें याद रखना है आपको कि 2022 में क्या क्या लक्ष्य रखा गया है। तो किसानों की आय को दुगनी करना, किसानों की आय को क्या करना? दुगना करना, 2 से गुणा कर देना इसमें, यानी दुगना करना है। सबके लिए आवास, हर घर में एलपीजी कनेक्शन और बिजली, ये 2022 तक लक्ष्य रखा गया है ना। तो ध्यान रखना है 2022 तक का लक्ष्य किसानों की आय को दुगना करना, सबके लिए आवास योजना, एलपीजी और बिजली कनेक्शन, ये सभी के घर में हो जाएगा। 2024 में लक्ष्य रखा गया हर घर नल का जल, ये 24 तक का लक्ष्य है। 30 तक का लक्ष्य क्या है? मलेरिया मुक्त भारत बनाना, मलेरिया मुक्त भारत, ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया। तो इस प्रकार आपका इस क्वेश्चन से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने के लिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का आयोजन ऋषिकेश में हुआ था। ऋषिकेश जो उत्तराखंड का ये एक शहर है, और उत्तराखंड के अगर सीएम की बात करें तो तीरथ सिंह रावत, और गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य यहाँ के सीएम है।
तो याद रखना योग महोत्सव, योग दिवस की बात नहीं किया जाता है। योग महोत्सव 2021 कहाँ पे हुआ था? ऋषिकेश में। योग दिवस जो है, योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कितने तारीख को? 21 जून को मनाया जाता है। और 2014 में ये प्रावधान लेकर आया गया था, यूएन द्वारा ये घोषणा किया गया था। लेकिन 2015 से ये लगातार मनाया जा रहा है योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस 2020 में भी मनाया गया था, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से वर्चुअल तरीके से मनाया गया था। और इसका थीम जो रखा गया था कि अपने घर में सपरिवार के साथ योग कीजिए, इसका थीम रखा गया था। 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। कितने तारीख को? 21 जून को। आपको पता है कि 21 जून को सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर, ये कर्क रेखा और यहाँ पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध का दिन होता है क्या? बड़ा। तो बड़े वाले दिन के दिन ही योग दिवस को मनाने का घोषणा किया 21 जून को। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन करा 28 फरवरी 2021 को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या था? तो 28 फरवरी 2021 को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम था फ्यूचर ऑफ 2 जगह लिखा गया, ऑफ STET यानी साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वोल्वेंस, ये इसका एक फुल फॉर्म है। और इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड स्किल और वर्क, ये इसका थीम रखा गया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का, जो 28 फरवरी को 2021 को मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा जो रमन इफेक्ट का खोज किया गया था, रमन इफेक्ट का जो खोज किया गया, इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। आई एम एंड आई विल जो थीम है वो कैंसर, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, इसका थीम है। टॉकिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये जो थीम रखा गया था वो 15 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व उपभोक्ता दिवस का थीम था। ये जो है चेंजिंग यूथ पावर ऑफ फॉर नेशन बिल्डिंग, यूथ का मतलब हो गया युवा, इसका मतलब ये राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम है, जो कितने जनवरी को मनाया जाता है? 15 जनवरी को विवेकानंद के जन्म पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 34वां ग्रीष्मकालीन खेल 2028 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो 34वां ग्रीष्मकालीन खेल 2028 का जो आयोजन होना है वो लॉस एंजिल में होना है। और लॉस एंजिल पड़ता है USA में। कहाँ पे? USA में पड़ता है। पेरिस में जो आयोजन होना है 2024 का होना है। टोक्यो में 2020 का ओलंपिक होना था, जिसे कोविड-19 की वजह से 2021 में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ध्यान रखना 24 वाला कहाँ पे होगा? पेरिस में। 28 वाला कहाँ पे होगा? तो लॉस एंजिल में। और टोक्यो में 20 वाला होना था, जो अब 21 में होगा। बीजिंग में होगा 2024 का शीतकालीन ओलंपिक। ये 24वां ओलंपिक है, 2024 का नहीं है, 2022 में इसका आयोजन होना है। और ये 24वां ओलंपिक होगा, 24वां शीतकालीन ओलंपिक है। क्या है? शीतकालीन। ये 2024 नहीं, 2022 में जो बीजिंग ओलंपिक होगा वो 24वां ओलंपिक होगा। ये 2024 में नहीं है। 2024 में आपका आयोजन होना है कौन सा? तो पेरिस वाला ओलंपिक। 2020 वाला 2021 में ट्रांसफर होगा, जो जापान के राजधानी टोक्यो में होगा। और USA के लॉस एंजिल में आयोजन होगा 2028 के ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक कौन सा? तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे होना है? तो 2022 में ये बीजिंग में होना है। चलिए आइए आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे। कर रहा है 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? यानी इस बार जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है उसमें किसका नाम शामिल नहीं है? देखिए पद्म विभूषण की बात किया गया है, तो विभूषण दिया गया है बाला सुब्रमण्यन को दिया गया, सही है। ये केशु भाई पटेल को दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार। कौन सा? पद्म भूषण पुरस्कार। मौलाना बहीउद्दीन खान को दिया गया पद्म विभूषण। और नरेंद्र सिंह कपाली को भी दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। टोटल पद्म विभूषण पुरस्कार इस बार दिया गया 7 लोगों को। कितने लोगों को? 7 लोगों को, जिसमें से 3 नाम यहाँ पे है। चौथा जो नाम निकल के आएगा आपका वो शिंजो आबे का। क्या हो जाएगा? शिंजो आबे का। 5वां नाम आपका निकल के आएगा मोहिता हेगड़े।
हेगड़े का। छठा नाम निकल के आएगा बीबी लाल का। और सातवां नाम निकल के आएगा सुदर्शन साहू का। तो ये 7 नाम जो है वो आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। बाला सुब्रमण्यम, क्या नाम है? बाला सुब्रमण्यम। दूसरा नाम मौलाना बहाउद्दीन खान। नरेंद्र सिंह कपाली। शिंजो आबे, मोहिंता हेगड़े, बीबी लाल और सुदर्शन साहू का। तो ये 7 नाम आपको याद रखना है जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार एक केशु भाई पटेल को, और नाम इसमें क्या क्या आता है? नृपेंद्र मिश्र को, और नाम क्या निकल के आता है? यहाँ पे एक हो गया केशु भाई पटेल, उसके बाद दूसरा नाम निकल के आएगा नृपेंद्र मिश्र को, उसके बाद तीसरा नाम निकल के आएगा आपका सुमित्रा महाजन का, और चौथा नाम निकल के आएगा राम विलास पासवान का। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना है। पद्म विभूषण पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार जो है इस बार जो शामिल किया गया है वो 7, 10 और 102, टोटल लोगों की संख्या 119, टोटल 119 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये सभी का क्रम पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा जो पुरस्कार भारत में होता है भारत रत्न होता है। क्या होता है? भारत रत्न। उसके बाद विभूषण, उसके बाद भूषण, और उसके बाद होता है पद्म श्री। ये क्रम पूछे जाते हैं कि कौन से क्रम में सबसे बड़ा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इन सबों की शुरुआत 1954 में हुआ, और 18वां अनुच्छेद अनुच्छेद 18 के तहत, कौन सा? अनुच्छेद 18 के तहत ये पुरस्कार दिया जाता है। 1954 में इसकी शुरुआत होती है। 1977 में इसे बंद कर दिया जाता है, लेकिन 1980 में इसे पुनः चालू किया जाता है। ये आपका जो चित्र है वो भारत रत्न का चित्र है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत रत्न का जो चित्र है वो किस वृक्ष के पत्ते के अनुसार है? तो ये पत्ता जो है वो पीपल का वृक्ष का है, पीपल के वृक्ष का। किसका है? पीपल के वृक्ष का है। और इस पे सूर्य का चित्रण अंकित है। किसका चित्रण अंकित है? सूर्य का चित्रण अंकित है। वरीयता क्रम में स्थान पाने वाला एकमात्र पुरस्कार भारत रत्न ही है। वरीयता क्रम में किसे दिया गया पुरस्कार क्रम में? तो ये भारत रत्न को दिया गया है। टोटल वर्तमान में 84 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। कितने लोगों को? 48 लोगों को दिया जा चुका है। सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले का नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 पे, 8 के बाद 9 नंबर पे। नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध पैराशूट से है। बिल्कुल सही है। एक और नाम निकल के आता है मनीष कौशिक। इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इनका संबंध जो है वो है मुक्केबाजी से। ध्यान रखिएगा, मनीष नरवाल कहेगा तो पैराशूट, मनीष कौशिक कहेगा तो मुक्केबाजी से, और दोनों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहला कथन सही है। योगेश मालवीय और गौरव खन्ना को 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। बिल्कुल सही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से इन दोनों को सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से किया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से किया गया है। तो इस प्रकार दोनों कथन ही सही है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर। ए और बी दोनों विकल्प सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। असत्य कथन को चुनना, हमें गलत कथन का चयन करना है। कर वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल सही है। जिसमें नॉर्वे पहले स्थान पर और भारत का स्थान 53वां है। बिल्कुल सही है कि इस बार का जो रिपोर्ट है लोकतांत्रिक सूचकांक, उसमें भारत का स्थान 53वां है और पहले नंबर पे नॉर्वे है। यह सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन क्या कर रहा है? 2020 का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। बिल्कुल सही है। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आइसलैंड पहले नंबर पे और भारत का स्थान 140वां है। बिल्कुल सही है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 140वां है, जबकि आइसलैंड पहले नंबर पे है। अगला सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर क्या कर रहा है विकल्प कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से पहले स्थान पे और भारत का स्थान 86वां है। ये भी सही है।
कि भ्रष्टाचार सूचकांक जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया है, जबकि भारत का स्थान इसमें 86वां है। 10 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर विकल्प क्या कर रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2020 इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें आइसलैंड पहले स्थान पे है और भारत का स्थान 142वां है। तो देखिए इस विकल्प में जो है वो सारा चीज सही था कि शांति सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट इकोनॉमिस्ट एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है और आइसलैंड पहले स्थान पे है, जबकि शांति सूचकांक में भारत का स्थान जो है 139वां है। कितना है? 139 नंबर पे है। तो इस प्रकार आपका डी नंबर विकल्प गलत हो गया, हमें असत्य कथन का ही चयन करना था। तो 139वें नंबर पे शांति सूचकांक में और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी 139वें नंबर पे है भारत। 142वें नंबर पे है भारत किसमें? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 142वां। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया? राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए महिला नहीं, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो महिला नहीं, महिर शाह समिति। क्या हो जाएगा? महिर शाह समिति है ना। राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए महिर शाह समिति का गठन किया गया है। गौतम रे समिति जो है वो जीएसटी को और सरल कैसे बनाया जाए, जीएसटी को सरल बनाने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। अमिताभ कांत समिति जो है वो जो रेलवे को नीलामी किया जा रहा है उससे संबंधित ये समिति है, अमिताभ कांत समिति। सूरज भल्ला समिति जो है वो आय और व्यय से संबंधित समिति है ये। चलिए आइए 11 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आयरन यूनियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो आयरन यूनियन सैन्य अभ्यास जो है वो अमेरिका और यूएई के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी इस विकल्प का सही आंसर हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच होता है ब्रज प्रहार और टाइगर ट्रम्प, ये दोनों होता है किसके साथ? अमेरिका के साथ। फ्रांस के साथ होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति नामक सैन्य अभ्यास जो होता है वो फ्रांस के साथ होता है। वहीं आपसे पूछेगा मित्र शक्ति, तो ये श्रीलंका के साथ होता है। किसके साथ? श्रीलंका के साथ होता है। और पूछेगा समुद्र शक्ति, तो समुद्र शक्ति जो होता है वो आपका बांग्लादेश के साथ होता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ होता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला है आरोहित पंडित। क्या है? आरोहित पंडित। जीएस लक्ष्मी क्या है? तो आईसीसी में मैच रेफरी बनने वाली पहली महिला है जीएस लक्ष्मी। अंशुला कांत क्या है? तो ये वर्ल्ड बैंक के सीएफओ बनाए गए हैं, पहली महिला है जो सीएफओ बनाए गए हैं। और गौरी सावंत क्या है? तो पहला ट्रांसजेंडर है जो राजदूत बने थे चुनाव का। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे करा। इसाला रूबल बिराकुल किस संगठन के अध्यक्ष हैं? इसाला रूबन बिलाकुल किस संगठन के अध्यक्ष हैं? तो ये है, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक हो चुका है, बिमस्टेक और सार्क एक में लिखा गया, ये काट दीजिए। ये सार्क के अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष है? सार्क के अध्यक्ष हैं। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रिलीजन कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म। मुख्यालय इसका कहाँ पे? तो काठमांडू में। और इसमें 8 सदस्य हैं। कौन कौन 8 सदस्य हैं? देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। आप इसे मैप के थ्रू इस प्रकार से समझिए कि मान लिया जाए कि ये एक भारत का मैप है, एक रेंडमली मैं मैप बना रहा हूँ भारत का। देखिए ये अगर ये भारत का मैप है, ये कुछ इस प्रकार का, तो यहाँ पे देखिए एक नेपाल हो गया, एक भूटान हो गया, एक बांग्लादेश हो गया, इस तरफ अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पे ये पाकिस्तान हो गया, इस तरफ आपका मालदीव हो गया और इस तरफ आपका कौन सा हो गया? तो श्रीलंका हो गया। यहाँ पे श्रीलंका हो गया। तो देखिए कितने देश हो गए? एक ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया और आठवां आपका ये हो गया। तो टोटल 8 देश इस प्रकार से हैं किसके? सार्क के। सार्क की स्थापना होती है 1985 में। कब होती है? 1985 में। तो याद रखना सार्क के अध्यक्ष कौन है? इसाल रूबल बिराकुल, ये सार्क के अध्यक्ष है। काठमांडू में इसका मुख्यालय। 85 में स्थापना होता है।
कौन कौन से 8 देश हैं, तो आप सीधा मैप को ध्यान में लाइए कि मान लीजिए भारत का मैप है तो 2 देश इस तरफ, एक नेपाल एक भूटान, 2 देश इस तरफ, एक अफगानिस्तान एक पाकिस्तान, 2 देश नीचे में, इधर में मालदीव और इधर में कौन सा, तो श्रीलंका, और एक देश यहाँ पे जिसका नाम है बांग्लादेश। देखिए 2 2 4 2 6 और एक 7 और एक भारत 8। इस प्रकार से 8 देश को याद रखिए, है ना। आसियान के बारे में, आसियान की स्थापना जो होता है 1967 में, कब होता है, 1967 में होता है आसियान के। और आसियान में 10 सदस्य, कितने, 10। कौन कौन है देखिए आप, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये 10 देश हैं किसके, तो ये आपका आसियान के। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का बात करें तो इसके अध्यक्ष जो है मत्सुगु अस्कावा जो है वो एडीबी के अध्यक्ष है। किसके हैं, एडीबी के, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, मत्सुगु अस्कावा। और इसका मुख्यालय जो है वो मंडलुंगयांग फिलीपींस के राजधानी मनीला में स्थित है। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में होता है। तो इस प्रकार, और ब्रिक्स बैंक की बात करें 2014 में इसका गठन किया गया, सचिव केवी कामत है। और संघाई में इसका मुख्यालय कहाँ पे, शंघाई चीन में जो है वहां पे मुख्यालय है। आप देख सकते हैं यहाँ से कि कौन कौन सा देश आपका शामिल है किसमें, तो ये आसियान का मेंबर है आपका ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और उसी प्रकार आपका इधर दिया हुआ है, ये सार्क के सदस्य हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और यहाँ पे आपको दिया हुआ था मत्सुगु अस्कावा, ये एडीबी के अध्यक्ष है, फिलीपींस के राजधानी मनीला के मंडलुंगयांग में एडीबी का मुख्यालय, 1966 में इसकी स्थापना होती है। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एनवी रमन्ना का नियुक्ति किया गया। किसका नियुक्ति किया गया, एनवी रमन्ना का नियुक्ति किया गया। वह किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो वो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। कितने नंबर के, 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में से न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 33, पहले 30+1 हुआ करता था, अब इसमें 10% की वृद्धि कर दिया गया, तो 33+1 यानी टोटल न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 34 है। आइए 15 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो फूड एंड माउथ रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। देखिए यहाँ पे हमने जीवाणु से संबंधित रोग क्या क्या होता है वो लगाया है। टिटनस, क्या होता है, टिटनस, हैजा, टाइफाइड, टीबी, काली खांसी, प्लेग, डिप्थेरिया, निमोनिया और कोड, ये सभी बीमारी जो है वो आपका किससे होते हैं, तो जीवाणु से होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टिटनस, हैजा, टाइफाइड, टीबी, काली खांसी, प्लेग, डिप्थेरिया, निमोनिया और कोड, ये सभी बीमारी किससे होते हैं, तो जीवाणु से होते हैं। आप यहाँ पे वायरस जनित रोग देखिए, विषाणु जनित रोग, एड्स, रेबीज, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, खसरा, ट्रेकोमा, पीलिया, मेंजाइटिस, हर्पिस, ये सभी रोग किससे होते हैं, तो विषाणु से होते हैं। यहाँ पे देखिए फफूंद यानी फंगी, कवक से होने वाले रोग हैं, दमा, एथलीट फूड, खसरा, गंजापन, दाद, ये सभी रोग जो है वो फफूंद से होने वाले रोग हैं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। कह रहा है कि विषाणु संक्रमण कर सकते हैं, तो विषाणु जीवाणुओं के साथ भी, कवकों के साथ भी, पादपों के साथ भी, इन सबों के साथ संक्रमण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 1 2 3, डी नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रशीतक खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। तो प्रशीतक जो खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है वो जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर को कम कर देता है और वो इस प्रकार मदद करता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में। आइए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था, तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा, जबकि वाटसन और क्रिक के द्वारा सबसे पहले डीएनए का डबल हेक्सिंग मॉडल को दिया गया था। और डीएनए को सबसे पहले अलग करने का जो नाम आता है वो फ्रेडरिक हाफ मिक्सचर को जाता है। डीएनए को सबसे पहले अलग करने का जो नाम आता है फ्रेडरिक हाफ मिक्सचर को। डीएनए का डबल हेक्सिक मॉडल किसके द्वारा देगा, वाटसन और क्रिक को हरगोविंद खुराना के द्वारा प्रकाश ये सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। टमाटर क्या है, तो टमाटर एक फल है, याद रखिएगा, सब्जी नहीं है ये। टमाटर क्या है, एक फल है और लाइकोपीन के कारण इसका रंग लाल होता है, लाइकोपीन के कारण। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे।
कह संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो सबसे तेजी से बढ़ता है बांस, बस लिखा हुआ है बांस होगा, है ना। बांस एक प्रकार का घास है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से घास कौन सा है या बांस किसका उदाहरण है, तो बांस एक क्या है, घास है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे, अल्फा विष किससे बनता है, अल्फा विष किससे बनता है, तो अल्फा विष बनता है कवक से, है ना। कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी बोलते हैं कवक के अध्ययन को। कवक में जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। हमने जीवाणु और शैवाल के बारे में, शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। और विषाणु वायरस जिसका खोज इवानोवस्की के द्वारा किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण किसके द्वारा किया जाता है, सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा, तो हरे पेड़ पौधे के द्वारा सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, बैक्टीरिया जीवाणु के बारे में हमने आप पीछे बात कर लिया। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो प्रोटोजोआ पेचिस, कालाजार, सोने की बीमारी, मलेरिया और आपका पायरिया, ये सभी बीमारी जो होते हैं वो किससे होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे, 24 नंबर क्वेश्चन का प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादन क्या होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादन जो होता है वो ग्लूकोज होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो ग्रहण करता है, जल और ऑक्सीजन का भी उत्पादन किया जाता है, लेकिन जो अंतिम उत्पादन किया जाता है वो किसका, कार्बोहाइड्रेट का। इसका जो सूत्र होता है प्रकाश संश्लेषण का 6CO2 प्लस 12H2O के साथ प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ जो निर्माण होता है वो ग्लूकोज का C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 का निर्माण होता है। यानी देखिए ये ग्लूकोज का सूत्र है और ये ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया है। यह सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश में होता है और हरे प्रकाश में नहीं के बराबर होता है, सबसे कम बैंगनी रंग में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको जल चाहिए, इसी से ऑक्सीजन ग्रहण कीजिएगा, CO2 चाहिए, प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल जो उसमें उपस्थित होता है पत्ते में। प्रकाश संश्लेषण के लिए एक विशेष खोज के लिए मेल्विन कैविल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रकाश संश्लेषण करने वाले सभी पादप स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी का मतलब वैसा पादप जो अपना भोजन खुद बनाता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे, 25 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है यह जैविक और अजैविक दोनों का संगठन है। बिल्कुल सही है, जैविक और अजैविक दोनों का संगठन है। यह अपने स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है, अपने आप को स्वयं को उत्पादन करता है। यह एक बंद तंत्र है, नहीं, यह एक खुला तंत्र है, बिल्कुल खुला हुआ है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बिल्कुल सही है कि यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो C नंबर विकल्प आपका गलत हो गया, हमें गलत कथन का सही चयन करना था। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द जो दिया गया था वो एजी टॉन्सले के द्वारा, जबकि सिर्फ पारिस्थितिकी अगर शब्द पूछेगा पारिस्थितिकी तो आर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म कौन सा होता है, तो सबसे अधिक गुणधर्म जो उसका पहचाना जाता है वो परमाणु क्रमांक से, जिसे Z से सूचित किया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन की संख्या ये आपस में बराबर होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे कराए नाभिकीय षड्यंत्र में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर C इस विकल्प का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का मान अधिक होता है। उष्मीय मान सबसे अधिक किसका होता है, उष्मीय मान तो हाइड्रोजन का होता है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन जिसका खोज कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर आइए।
कर आवर्त सारणी में कौन सा तत्व उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है? तो आवर्त सारणी में क्लोरीन के द्वारा सर्वाधिक उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता रखा जाता है। आंसर ए नंबर हो जाएगा। आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड। कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 2CaCO3H2O। क्या हो जाएगा? सॉरी, ये CaSO4 हो जाएगा। 2CaSO4H2O। ये मिस्टेक है ना? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इस विकल्प का सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए आमतौर पर एल्युमिनियम लवक का कौन सा लवक का प्रयोग करते हैं? तो पोटास एलम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? पोटास एलम का। कागज और चमड़ा उद्योग में और जल को मृदु बनाने में भी प्रयोग किया जाता है पोटास एलम का। आइए क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 नंबर। बिना बुझा हुआ चूना का नाम क्या है? तो बिना बुझा हुआ चूना का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्या हो जाएगा सूत्र इसका? CaO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है ना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल्ट वाइज। चलिए, दूध से क्रीम निकालने का कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल पे काम करता है दूध से क्रीम निकालने वाला मशीन। वॉशिंग मशीन भी इसी पे काम करता है। वॉशिंग मशीन जो है इसी सिद्धांत पे काम करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे। अस्त होता हुआ सूरज लाल दिखाई पड़ता है आपका प्रकीर्णन के कारण, लेकिन बड़ा दिखाई पड़ेगा अपवर्तन के कारण। ध्यान रखना है, बड़ा दिखाई पड़ेगा अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35। आणविक संरचना संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचालन क्या कहलाता है? तो अणुओं का संचालन के द्वारा जो ऊष्मा संचालन होता है उसे संवहन कहते हैं। चालन विधि में आपका एक कण दूसरे कण को हिट करते हुए आगे बढ़ता है। विकिरण विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 36। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो बैंगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, जबकि चाल और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल का होता है। लाल का क्या होता है? अधिक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल का और बेलनाकार का प्रयोग करते हैं एस्टिग्मैटिस के लिए। और द्विफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं ना तो नजदीक या ना तो नजदीक जरा दृष्टि दोष के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे। विशिष्ट प्रतिरोध की SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कॉस्मिक किरण का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो कॉस्मिक किरण का खोज किया गया था विक्टर हेल्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस यानी वेटलैंड डे। तो ये आज 40 क्वेश्चन ही है। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में और एक नए वीडियो में, जिसमें आपको जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। 40 क्वेश्चन था, थोड़ी सी कुछ दिक्कत थी जिसकी वजह से क्वेश्चन कम कर पाए और थोड़ा सा एनालिसिस भी सही ढंग से पीछे में नहीं कर पाया है लास्ट का जो क्वेश्चन है वो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक, और दोस्तों में अपना शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।